तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल LW में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 भौतिक विज्ञान। चलिए, अब अध्याय 1 से ही ये भी है। अध्याय 1 से है और हम लोगों का हेडिंग है दर्पण। और दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण को पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। अगले लेक्चर में हम बता चुके हैं, थोड़ी सी हिंट दे चुके हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अब इसमें थोड़ा सा और भी हिंट देंगे। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है। हाँ, अब इसका डिफिनेशन क्या देंगे? वह गोलीय दर्पण। पहली बात, यह जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है ना, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। हम बताए थे, एक समतल दर्पण, दूसरा का गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वहीं पे खत्म। अब आया गोली दर्पण, उसके दो लड़के हुए, एक अवतल एक उत्तल। ठीक है। तो अवतल दर्पण, पहले तो दर्पण के लड़के समतल और गोलीय, गोली के लड़के अवतल और उत्तल। अवतल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अवतल तो ये क्या है? नाती है। ये क्या है? दादा है। इसके बगल में इनके दादा का नाम समझिए। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है या अंदर की ओर धंसा होता है। परावर्तक पृष्ठ समझ रहे हैं? जिधर से प्रकाश किरण टकरा, जिस पे प्रकाश किरण टकराए और वापस आए, उस पृष्ठवा को बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। देखिए, यही परावर्तक पृष्ठ है। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये वाला हिस्सा, हाई वाला, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। इसी पे जाकर टकरा कर वापस आया है ना। ठीक है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन जो होता है, अर्थात जो परावर्तन होता है मतलब प्रकाश की किरण का टकराने आने जाने की जो घटना होती है वो दबे हुए पृष्ठ से होती है, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। अब यह प्रकाश किरण जा रही है, ये आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे पीछे में कलई की है। सब पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। सब कुछ क्लियर हो गया। अब अवतल दर्पण का उपयोग देख ले रहे हैं। अवतल दर्पण का दो चार गो उपयोग देख ले रहे हैं, जितना मतलब इम्पोर्टेंट है। पेपर में दो पूछेगा, तीन गो लिख दिए। चलिए, तो आप लोग क्या बताएंगे? दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग शेविंग कराते हैं, बाल बनवाने जाते हैं, बाल बनवाने जाते हैं, तो जो हम लोग दाढ़ी बाल बनवाते हैं तो आगे शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है। ठीक है। वहाँ किसका बना होता है? दर्पण लगा होता है। वो किसका बना होता है? तो अवतल दर्पण होता है। वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है। इसके बाद अवतल दर्पण वाले समझ में आया? चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर वो आँख कान नाक और दांत वाले, ये लोग जो काम के होते हैं डॉक्टर, आँख नाक दांत कान वाले, ये लोग के जो डॉक्टर होते हैं, ये सब छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, इनको बड़ा करके देखना रहता है। छोटी वस्तुएं होती है, इनको बड़ा करके देखना रहता है, इसलिए उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। वहां पे भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। मोटर रेल इंजनों में भी, मोटर कार में, रेल इंजन में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। स्टीमर में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, इतना उपयोग काफी है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का पहले तो इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब उत्तल दर्पण का डेफिनेशन देखते हैं। उत्तल दर्पण का डेफिनेशन क्या होगा? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ समझ रहे हैं ना, जहाँ पे प्रकाश किरण जाए और टकरा के वापस आए, जिससे जाके टकराए उससे वापस आए। तो जिससे जाकर टकराती है और वापस आती है, जिस सतह पर टकरा कर वापस आती है, उस सतह को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। समझिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन, परावर्तन जो हो रहा है ना, मतलब जाने आने की जो घटना हो रहा है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। अब चलिए, उत्तल दर्पण कहलाता है अब जिससे टकरा कर, जिस पृष्ठ से टकरा कर आई उस पृष्ठ को बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। और जो आने जाने की, प्रकाश की किरणों को जाने की आने की जो घटना है, इनको बोला जाता है परावर्तन। चलिए, अब हम लोग उत्तल दर्पण का डेफिनेशन याद कर लिए, अवतल दर्पण का डेफिनेशन याद कर लिए। एक बार कॉपी किताब बंद कीजिए और अपने मन से सोचिए और चाहे याद कीजिए। फिर से हम बोल रहे हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे क्या बोलते हैं?
उत्तल दर्पण, दोनों याद हो गया। उपयोग तो देख ही लिए हम लोग अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग बाकी है, जिसको फिर से देख ले रहे हैं हम लोग, देख ले रहे हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो क्या है, स्कूटर में यूज किया जाता है, मोटर कारों में, साइड वाहन के रूप में। और गाड़ी उड़ी नहीं चलाते हैं तो चरपहिया चलाओगे ना, चरपहिया से घुमा घुमा के, तो पीछवा शीशा नहीं लगा होता, पीछवा क्या होता है देखे खातिर, वही को बोला जाता है साइड दर्पण। उसको क्या बोला जाता है, साइड दर्पण। साइड दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। और गली तथा बाजारों में जो लैंप लगे होते हैं ना, बड़ी बड़ी लैंप होते हैं कि उजाला पूरा बड़े बड़े बड़ी बड़ी जगहों को उजाला करें, तो वहां पे ऊपर उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, उत्तल दर्पण, कि जो प्रकाश की किरणों को चारों ओर क्या करे, फैलाए। अगर ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा सा रहेगा, कैसे बता दें, देखिए ये बुक है, ये कापी है, कापी से देखिए, यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करके लगा दिए जाते हैं। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। लाइट जो है ना, लाइट यहाँ पे लगी रहेगी लाइट, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण, यहाँ से किरण, यहाँ से किरण, यहाँ से थोड़ा सा इधर ऐसे बना रहेगा, तो चारों दिशाओं में फैलेगा कि नहीं फैलेगा प्रकाश की किरण। यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो जो प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगा, बल्ब थोड़ा अंदर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से इस वाले हिस्से से भी प्रकाश जाएगा, इस वाले से, इस वाले से ऐसे जाएगा। सोचिए अगर ऐसे रहता, इसमें बीचवा में बल्ब लगा देते, ऐसे रहता बीचवा में बल्ब लगा देते, बल्ब लगा देते बीचवा में, तो क्या होता है, ये हाई हेयरिंग जाने देता है, तो प्रकाश किरणों को बिटोर देता ना। सोचिए ऐसे करके घर पे देखिएगा, बीचवा में लाइट जला के देखिएगा, प्रकाश किरणों को बिटोर देगा। और ऐसे रहेगा ना, यहाँ पे लाइट लगा देंगे ना, तो प्रकाश किरणों को फैला देगा, ठीक है, इसी के लिए यूज किया जाता है। चलिए यहाँ तक तो यह समझ में आ गया गली बाजार में, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का अवतल उत्तल दर्पण भी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसी के बाद पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र और लगाएंगे हम लोग सवाल, ठीक है। तो इसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है, इसमें 6 स्थितियां आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्थिति हम लोग को देखेंगे, पहली स्थिति हम लोग देखेंगे। पहली स्थिति में क्या है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा। 6 स्थिति में पूरा खत्म हो जाएगा दर्पण का, जो कहाँ पे वस्तु रखेंगे, कहाँ कैसे बनेगा, 6 प्रकार से रख सकते हैं, और कोई प्रकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिजर रखो भुजर रखो, केवल 6 का प्रकार वे होला, बाकी ढेर और टेंशन मत लेना, ठीक है, होता नहीं। ध्यान से हम लोग, ध्यान से क्या होगा, स्थिति नंबर 1 में क्या होगा, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, तो अनंत पे जब वस्तु रखेंगे तो मुख्य अक्ष टच नहीं होनी चाहिए, और अनंत से 2 किरणें निकलेंगी, और दोनों किरणों में से एक किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और हम लोग जानते हैं मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। तथा ये जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण है, दर्पण से टकराने के पश्चात ये भी क्या होती है, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और ये दोनों किरणें जहां आपस में टकराते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आपस में टकराती हैं, वहीं पे उनका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे इनका प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब जो बना है मुख्य फोकस पर बना है ना, तो अनंत पे वस्तु रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। तो देखिए ध्यान से, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति है अनंत, क्या है, अनंत, ठीक है, वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत। और इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो मुख्य फोकस पर, कहाँ, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब, यहाँ पर पे भी लिख दे रहे हैं, ऐसे पर लिख दे रहे हैं। हाँ, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, जो प्रतिबिंब का आकार है इस वस्तु के आकार से छोटा है कि बड़ा है, कैसा है, तो छोटा है, इससे छोटा ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, छोटा, ठीक है। कि प्रतिबिंब का आकार है ना, तो किससे छोटा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब का विन्यास हो जाएगा, विन्यास मतलब उल्टा है, सीधा है, कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, वस्तु और मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे x अक्ष y अक्ष, और y अक्ष की दिशा में जाते हैं ना तो सीधा होता है, और देखिए y के अगर पॉजिटिव वाले में जाएंगे तो सीधा होंगे, और y के निगेटिव वाले में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। तो यहाँ पे y के निगेटिव है नीचे है ना, तो नीचे वाला क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। हाँ, तो प्रतिबिंब का विन्यास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए, प्रतिबिंब का विन्यास, पहले तो वस्तु की स्थिति अनंत पे है, प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर बनेगी, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा।
ठीक है। और प्रतिबिंब का जो विन्यास होगा कैसा होगा, उल्टा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो देखिए दर्पण से इधर अगर प्रतिबिंब बनता है ना, आगे दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक। उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक। उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक। उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक। ठीक है, तो ये पहला स्थिति क्लियर हो गया। पहला स्थिति को अब रोक के पहला स्थिति को पूरा नोट कर लीजिए। स्थिति नंबर 2। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में क्या होगा, अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्थिति नंबर 2 में अब वस्तु को देखिए, पहले स्थिति में अनंत पे रखे थे, अब दूसरी स्थिति में थोड़ा सा वस्तु को इधर लेकर जाएंगे, वस्तु को थोड़ा सा दर्पण के करीब में लेकर जाएंगे। तो अब अनंत में रखे थे, अब अनंत से थोड़ा खिसका दिए, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेकर चले गए वस्तु को, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में लेकर चले गए। और जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकलती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक वक्रता केंद्र से। तो जो वक्रता केंद्र से जाएगी, जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। और जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, तो हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हैं, और ये दोनों किरणें आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इनका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ए बी का प्रतिबिंब यहाँ पे बना, देखिए ध्यान से। अब वस्तु की स्थिति इसमें क्या है, बता दीजिए वस्तु की स्थिति क्या है। तो वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, अच्छा चलिए, वस्तु की स्थिति क्या है, कौन सा मार्क है, चलिए वस्तु की स्थिति क्या है। वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु है अनंत तथा अनंत तथा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच है कि नहीं। वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। अच्छा, इसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया। इसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से अभी भी क्या है, छोटा ही है, वस्तु से छोटा, यानी वस्तु से छोटा ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा छोटा बस लिख सकते हैं, वही बात है, पहले हम नहीं लिखे हैं, बस छोटा लिख दें, मतलब वही। प्रतिबिंब का विन्यास कैसा होगा, उल्टा होगा कि सीधा, तो इस समय भी क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो दर्पण से इधर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, तो अब सभी हम लोग पांचों कंडीशन को देख लिए, पांचों शर्तों को देख लिए, कंडीशन नंबर 2 में पांचों शर्तों को देख लिए। देखिए अगर वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो वस्तु की स्थिति हो गई पहला नंबर। ठीक है, प्रतिबिंब इसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, दूसरा का पॉइंट लिख दिए। अब वस्तु का जो आकार होगा ना, वो वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु से छोटा बड़ा कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद प्रतिबिंब का क्या आएगा, विन्यास, उल्टा है कि सीधा है, तो उल्टा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण से इधर बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक बनते हैं। अब अगला हम लोग स्थिति नंबर 3 पढ़ेंगे। स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। स्थिति नंबर पहला क्या हम लोग पढ़े हैं, जब वस्तु अनंत पे रखे थे तो इसका प्रतिबिंब हम लोग फोकस पे बनाए। ठीक है, उसके बाद स्थिति नंबर 2 है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बना है। अब हम लोग कहाँ रख रहे हैं, अब हम लोग रख रहे हैं वक्रता केंद्र पे ही वस्तु रखेंगे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो इससे दो प्रकाश किरणें निकलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से ऊपर ही जाएगी और जो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर हो जाएगी, और दोनों प्रकाश किरणें आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे वस्तु का स्थिति कहाँ है, वस्तु कहाँ स्थित है, तो वस्तु स्थित है कहाँ पे, तो वस्तु स्थित है वक्रता केंद्र पे। वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब भी वहीं पे स्थित है, वक्रता
केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। इसके बाद आता है वस्तु का आकार। वस्तु का आकार जो है, वस्तु का आकार कैसा है, तो वस्तु का आकार कैसा है, वस्तु का जो आकार है, वस्तु का आकार की प्रतिबिंब का आकार, चलिए प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे कर ले रहे हैं, वस्तु का आकार नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्रतिबिंब का जो विन्यास होगा उल्टा होगा, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है सीधा है, तो वह उल्टा है, विन्यास मतलब उल्टा सीधा, ठीक है, तो विन्यास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, अगर दर्पण के इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। चलिए अब तीसरा हम लोग क्या कर दिए, स्थिति को पूरे अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। अब स्थिति नंबर 4 आएगा, स्थिति नंबर 4 आएगा, इसको रोक के और इसको क्या कीजिए, स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर 4 में क्या होगा, अब वस्तु को हम लोग रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के, मुख्य फोकस के बीच में, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे और मुख्य फोकस यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकलेगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक मुख्य फोकस से होते हुए, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो निकलेगी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जो मुख्य फोकस से होकर निकलेगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये प्रकाश किरणें जहाँ पे आपस में टच करेंगे ना, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो ए भी वस्तु है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा। अच्छा, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो वस्तु की स्थिति अब इसमें लिखेंगे, वस्तु की स्थिति इसमें कहाँ है, ध्यान से देखिए, चल रहा है ना, हाँ देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। अब इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, तो प्रतिबिंब स्थित है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। अब चलिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार इसमें बड़ा होगा, इसमें क्या होगा, बड़ा होगा, उसमें बड़ा था तीसरे वाले कंडीशन में, चौथे वाले कंडीशन में प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्रतिबिंब का विन्यास देखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा ही तो है, अभी प्रतिबिंब का आकार विन्यास कैसा है, उल्टा है। प्रतिबिंब की प्रकृति अगर दर्पण के इधर है तो इसको बोलते हैं वास्तविक, कैसी है, वास्तविक, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्थिति नंबर 4 को चित्र भी देख लिए अच्छे से और अच्छे से हिंदी भी लिख लिए। अब स्थिति नंबर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, 5, स्थिति नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग। स्थिति नंबर 5 में वस्तु को अब कहाँ पे रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, जो वस्तु है तो यहाँ पे क्या है, पहले मुख्य फोकस है, यहाँ पे वस्तु क्या है, ए और बी है, वस्तु ए और बी है, और इसको रखेंगे मुख्य फोकस पे, जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा ये दूर आता जाएगा और लास्ट में बहुत दूरे जाके मिल जाएगा, बहुत दूरे मिल जाएगा मतलब अनंत पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अनंत पे मिल जाएगा, तो जब मुख्य फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ स्थित है, मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पर, ठीक है। अब इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो अनंत पे बन रहा है, अनंत पर, ठीक है। अब इसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो प्रतिबिंब का आकार, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से बड़ा होगा, कैसा होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब का विन्यास कैसा होगा, विन्यास मतलब उल्टा सीधा, तो अनंत पे बनेगा तो नीचे में ना बनेगा, तब क्या होगा, उल्टे होगा, क्या होगा, उल्टा ही होगा, ठीक है। इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी दर्पण से इधर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, कैसा बन रहा है, वास्तविक। स्थिति नंबर 5 को चित्र के साथ अच्छे से हम लोग पढ़ लिए। अब स्थिति नंबर 6 तक, तो स्थिति नंबर 6 अब हम लोग पढ़ेंगे स्थिति नंबर 6। स्थिति नंबर 6 में वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु जो ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी, इसको रखेंगे हम लोग कहाँ, तो मुख्य फोकस, या मुख्य फोकस है, क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में किसको रख देंगे, वस्तु को रख देंगे, ठीक है। और वस्तु को हम लोग रख देंगे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा
अब दर्पण के पीछे बनेगा। अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो इसी को बोला जाता है वास्तविक। तो ध्यान से, अगर यहाँ पे ए डैश बी डैश है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ए कर ले रहे हैं और यहाँ पे भी क्या कर ले रहे हैं, बी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो वस्तु कहाँ है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच में। ठीक है, चलिए, अब इसी के साथ हम लोग का प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। क्या बन रहा है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। चलिए, अब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो वस्तु से अब बड़ा होगा। यहाँ पे भी वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए, प्रतिबिंब का आकार भी हो गया। प्रतिबिंब का विन्यास अब क्या होगा, सीधा होगा। अब इस लाइन के ऊपर है, रेड लाइन ऊपर हो गया तो प्लस, प्लस मतलब सीधा। क्या हो गया, अब सीधा। चलिए, ये भी हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा ये वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे होगा तो इसको आभासी बोलते हैं और पहले रहते तो इसको वास्तविक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा आभासी। क्या हो जाएगा, आभासी। ठीक है, तो हम लोग छह स्थितियों को अच्छे तरीके से पूरा पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले स्थिति में, हम लोग दर्पण का मतलब जो चिन्ह परिपाटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दर्पण का फार्मूला पढ़ेंगे और सारे न्यूमेरिकल को इस चैप्टर से पढ़ डालेंगे। और इस चैप्टर से एक नंबर भी नहीं हम लोग का निकलेगा, सब का सब हम लोग का पेपर में जो भी नंबर आएगा सब इसी क्वेश्चनों से आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग पेपर देने जाएंगे और दर्पण से कोई क्वेश्चन आ गया तो बहक जाएगा, बहके उकेगा नहीं, सब इसी से आएगा। जितना हम पढ़ाएंगे उसी से आएगा। बस लगातार इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट बनाइए। यह पेपर की दृष्टि से ही बनाया जा रहा है। 2025 में आप लोगों को बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, तो इस चैनल से जुड़िए और अच्छा से अच्छा सभी वीडियो को देखिए और पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।